हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ियारफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं 11th में या 12th में, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 11th का कोर्स भी चल रहा हमारा और 12th का भी कोर्स चल रहा है। तो ये चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, लेक्चर नंबर 5। कोई भी इंक्वायरी है या आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए, जैसा नोट्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, वैसा नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, और जो भी लेक्चर्स बनते हैं सबके क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे विज़िट करें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो टेलीग्राम पे विज़िट करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर से मैं डालूँगा वहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फ्री है, मैंने लिख रखा ऑलरेडी। मतलब कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या वीडियो लेक्चर देखना है, एवरीथिंग। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या डेली प्रैक्टिस या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, नोट्स के लिए सब कुछ फ्री है यहाँ पर। बस आप टेलीग्राम पे विज़िट कीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने एम फेज़ शुरू किया था और एम फेज़ में माइटोसिस हमने पढ़ा था। माइटोसिस में मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है और एक होता है साइटोकाइनेसिस। हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया था, मतलब कि प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़, ये चारों फेज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया था। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीज़न, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो उसमें जो जो फेजेस आते हैं वो था प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़। अब हम लोग माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सिग्निफिकेंस मतलब कि माइटोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है उसकी बात करेंगे, और फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न पढ़ेंगे। फिर म्यूसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीज़न is usually restricted to the diploid cells only. However, in some lower plants and in some social insects, हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाई माइटोसिस। माइटोसिस को मैंने बताया था कि इक्वेशनल डिवीज़न भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीज़न। तो माइटोसिस जो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, ठीक है। माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन माइटोसिस जो है कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में भी देखने मिलता है। उन सोशल इंसेक्ट के हैप्लॉइड सेल में भी देखने मिल सकता है। जनरली माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने मिलता है? डिप्लॉइड सेल में। लेकिन थोड़ा अगर हट के बात करें, एक्सेप्शन में जाएं, तो माइटोसिस हम लोग को कुछ लोअर प्लांट्स और सोशल इंसेक्ट के हैप्लॉइड सेल में भी देखने मिल सकता है, ठीक है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। माइटोसिस जो हम लोग को डिप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होगा माइटोसिस से। माइटोसिस होगा तो दो डॉटर सेल आएगी, जो नया सेल बन करके आएगा, तो उसमें जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा और पेरेंट का जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा वो एकदम आइडेंटिकल होगा, एक जैसे होगा, ठीक है। जैसे ये पेरेंट सेल है और डॉटर सेल आई 2 माइटोसिस के बाद, तो इन डॉटर सेल में जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा वो पेरेंट के जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जैसा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, ठीक है। और माइटोसिस के बाद, माइटोसिस में पेरेंट अगर 2n है, पेरेंट क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है, तो डॉटर सेल भी 2n ही होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। माइटोसिस के केस में ऐसा होता है।
द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक और इम्पोर्टेंस माइटोसिस का ये है कि कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग अपनी बात ही कर लें, तो हमारा जो ग्रोथ होता है तो हमारी सेल जो होती है वो उस वक्त माइटोसिस से ही डिवाइड करती है, तो हमारा ग्रोथ हो पाता है. ठीक है. अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात कर लें थोड़ा. देखिए, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो डिवाइड होने से पहले सेल डिवीज़न की तैयारी कर रही होती है. मैंने बताया था आपको, सब पहले के लेक्चर मैंने क्लियर कर रखा है. देखिए, एक सेल है जिसका न्यूक्लियस, जब सेल डिवीज़न की तैयारी कर रही होती है सेल का साइज़ क्या होता है कि बढ़ता जाता है. न्यूक्लियस का साइज़ वही रहेगा. ठीक है. सेल का साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है. मतलब साइटोप्लाज्म काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी उतना ही बड़ा है. तो अब क्या होगा कि इस न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने में, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ उतना ही बड़ा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का साइज़ काफ़ी बढ़ गया है. ठीक है. देखिए, वो बात यहाँ पे लिखा है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. सेल का साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस को क्या होगा, सेल को कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगेगी. मतलब कि रेशियो जो है न्यूक्लियस इस टू साइटोप्लाज्म का, वो चेंज हो जाएगा. इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो-साइटोप्लाज्मिक रेशियो. तब क्या होगा कि सेल को मजबूरन डिवाइड करना ही पड़ेगा, ताकि न्यूक्लियस इस टू साइटोप्लाज्म का जो रेशियो जो है वो वापस पहले जैसा हो जाए, मेंटेन हो जाए, और न्यूक्लियस को वापस साइटोप्लाज्म को, सेल को कंट्रोल करने में आसानी हो. ठीक है. आया समझ में? A very significant distribution of mitosis is cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of lining of the gut, and blood cells are being constantly replaced. ये बहुत सिग्निफिकेंट बात बताता हूँ माइटोसिस के बारे में. मतलब माइटोसिस का एक और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो बॉडी में जो भी सेल जो है, स्किन की सेल जो डेथ हो जाती है, या कोई कहीं पर की सेल डेड होती है, तो वहाँ पे नई सेल आती है, या फिर कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो उस डैमेज सेल की जगह पे दूसरी नई सेल आती है. तो ये भी माइटोसिस के ज़रिए ही होता है, ये सारी प्रोसेस. ठीक है. यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट इंजर्ड हो गया तो वहाँ पे नई सेल आएगी, डेवलप करेगी, तो वो भी माइटोसिस से ही होता है. ये सब माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है. जैसे कि एपिडर्मिस का जो अपर लेयर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो वो माइटोसिस से होता है. सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट मतलब बॉडी में जो कोई भी जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको जो लाइनिंग कर रही जो सेल, वो भी क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, और वो भी माइटोसिस से ही चेंज होती है. उसी तरह ब्लड की सेल जो है, ब्लड सेल मतलब ब्लड की सेल अभी हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा नया ब्लड सेल जो बनता रहता है, तो वो भी माइटोसिस से होता है. माइटोटिक डिवीज़न इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी माइटोटिक डिवीज़न होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि एपिकल कैम्बियम और लैटरल कैम्बियम. तो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल कैम्बियम, लैटरल कैम्बियम के बारे में यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि जब शुरू करूँगा मैं आपको प्लांट वगैरह वाला चैप्टर, बॉटनी वाला पार्ट, मतलब कि बॉटनी ही चल रहा है हम लोग का. बॉटनी वाले में हम लोग जो प्लांट में स्पेशली बात करेंगे हम लोग, तब वहाँ पर आपको बताऊँगा कि क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह वगैरह. तो माइटोटिक डिवीज़न जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, जैसे कि एपिकल कैम्बियम, लैटरल कैम्बियम में, जिससे रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ. तो इसकी वजह से प्लांट जो है
अपने ज़िंदगी भर लाइफ साइकिल जब तक चलती रहती है प्लांट की, तब तक प्लांट ग्रो करता रहता है। तो उसको बस ये आपको सिर्फ दिमाग में रखिए, जब प्लांट वाले चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग तो वहाँ पे बात करेंगे एपिकल कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम, सिमेट्री के बारे में। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। न्यूक्लियस का डिवीज़न हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग साइटोप्लाज्म का डिवीज़न कैसे होता है उसकी बात करेंगे। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, that is karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which the cell division gets completed. ध्यान से सुनिएगा, माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं होता, बल्कि सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है जब साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है तब। वही बात जो मैंने आपको बताया अभी, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस। देखिए, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, लेकिन जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा यहाँ पे एक बाउंड्री बनेगी ऐसे, तो दो सेल आ जाएगी, एक सेल और दूसरी सेल, तो ये होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पर साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न अलग तरीके से होता है, और प्लांट के केस में साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न अलग तरीके से होता है, ठीक है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो है सेल फरो मेथड से होता है। अब ये सेल फरो मेथड क्या है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इन जनरल द प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस बिगिन एट मेटाफेज, during which the cell organelles arrange themselves equally on either side of the equator। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस की तैयारी जो है वो मेटाफेज में ही शुरू हो जाती है। अब मेटाफेज में कैसे शुरू हो जाती है? जब सेल मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आगे अरेंज होता है। जैसे सेल है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है इक्वेटर पर आकर के क्रोमोसोम जैसे ही अरेंज होता है, उस वक्त आधी सेल ऑर्गेनली इधर चली जाती है और आधी सेल ऑर्गेनली इधर चली जाती है, ठीक है। सेल के दोनों साइड जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑर्गेनली का मेटाफेज में हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज इन कैरियोकाइनेसिस a dense body develop at the middle of equator known as mid body। important point है, देखिए यहाँ पर जब एनाफेज आता है मतलब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, या कह सकते हैं सेंट्रोमेयर जब स्प्लिट करता है, ठीक है। सेंट्रोमेयर जब स्प्लिट करता है तो उस वक्त क्या होता है कि सेल के सेंटर पे एक डेंस बॉडी का डेवलपमेंट देखने मिलता है हम लोग को। उस डेंस बॉडी को बोलते हैं हम लोग मिड बॉडी। क्या बोलते हैं? मिड बॉडी। देखिए ये मेटाफेज है, मेटाफेज में क्रोमोसोम देख रहे हैं यहाँ पे, मेटाफेज प्लेट में या कह सकते हैं इक्वेटर पर अरेंज हुआ। तो इस वक्त सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन हुआ था इंटरफेज में, वो सारी सेल ऑर्गेनली जो है, आधी सेल ऑर्गेनली इस साइड चली आएगी और आधी सेल ऑर्गेनली इस साइड चली आएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब एनाफेज आएगा, एनाफेज जैसे ही आएगा, जब मतलब कि जब क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर रहा है, ठीक है, उस वक्त क्या होगा कि सेल के सेंटर पे एक मिड बॉडी डेवलप करेगा ऐसे, ठीक है, उसको मिड बॉडी डेवलप करेगा सेल के सेंटर पे। आगे बढ़ते हैं। देन द सेल मेम्ब्रेन डेवलप्स ए कंस्ट्रिक्शन विच डिपेंड्स
This constriction known as cell furrow, it develops centripetally at the end of the telophase in karyokinesis. Finally, cell divides into two. The volume of the cell is half of the mother cell. This type of cytokinesis is known as cell furrowing. Important point. अब सुनिए आगे की कहानी. देखिए ये मिड बॉडी डेवलप कब हुआ? एनाफेज में. अब जैसे ही मिड बॉडी डेवलप करेगा सेल में कंस्ट्रिक्शन देखने मिलेगा हम लोग को. यहाँ पे मिड बॉडी डेवलप किया तो जैसे ही एनाफेज के बाद क्या होगा? टेलोफेज आएगा तो सेल में कंस्ट्रिक्शन देखने मिलेगा. ऐसे कंस्ट्रिक्शन मतलब कि झुकाव, ये कंस्ट्रिक्शन, ये होता है कंस्ट्रिक्शन. सेल में ऐसे कंस्ट्रिक्शन देखने मिलेगा. देखिए देखिए मिला कंस्ट्रिक्शन, ये है कंस्ट्रिक्शन, ये है कंस्ट्रिक्शन. अब मिड बॉडी यहाँ पर है, ठीक है. और ये कंस्ट्रिक्शन जो और डीपेंस, गहरा होता जाएगा, अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा, मतलब कि और ऐसा हो जाएगा. ऐसा मिड बॉडी यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है. और फाइनली सेल जो है ऐसे दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा. इसको बोलते हैं सेल फरवाइंग. आया समझ में? नहीं आया समझ में तो कमेंट करके पूछ लीजिए. इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ ए फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The furrow gradually deepens and ultimately joins the center, dividing the cell cytoplasm into two. तो ये जो बात NCERT की है, वही बात जो मैंने बताई वही बात कह रहा है. NCERT में क्या लिखा है कि एनिमल सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है फरो मेथड से, ठीक है. तो साइटोप्लाज्म में फरो का डेवलपमेंट देखने मिलता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन में फरो का डेवलपमेंट देखने मिलता है. कंस्ट्रिक्शन डेवलप करता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है. दी फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स, तो ये फरो जो है डिपेंड्स होने लगता है और गहरा हो जाता है और अल्टीमेटली सेल के सेंटर को ज्वाइन करता है और डिवाइड करता है सेल के साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में, ठीक है. आया समझ में? आगे बढ़ते हैं. साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. अब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है उसकी बात करें हम लोग. डिवाइड बाय सेल प्लेट मेथड. तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सेल प्लेट मेथड से, ठीक है. अब क्या है सेल प्लेट मेथड उसकी बात करते हैं हम लोग. गोल्गी बॉडी इज द सेल ऑर्गेनली दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेल वॉल फॉर्मेशन. It synthesize and secrete all those chemicals that are required for cell wall formation. गोल्गी बॉडी के बारे में जब हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और ये बताया था कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व है, ठीक है. तो यहाँ पर कह रहा है गोल्गी बॉडी जो है वैसा सेल ऑर्गेनली है जो कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है. और गोल्गी बॉडी जो है वो सारा केमिकल सिंथेसाइज करती है, बनाती है जो भी केमिकल सेल वॉल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जो भी केमिकल सेल वॉल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है. दीज केमिकल आर रिलीज इन वेसाइकल नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट. तो गोल्गी बॉडी जो है सेल वॉल के फॉर्मेशन के जो भी केमिकल होती है वो सारे केमिकल को क्या करती है, थैली के अंदर रिलीज़ करती है, ठीक है. सेल वॉल फॉर्मेशन के जो भी केमिकल रिक्वायर्ड है वो सारा केमिकल गोल्गी बॉडी बनाकर रिलीज़ करती है एक थैली के अंदर. उस थैली को बोलते हैं हम लोग फ्रैग्मोप्लास्ट. थैली को क्या बोलेंगे? फ्रैग्मोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है. फ्रैग्मोप्लास्ट. द प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल. तो ये बात ही मैंने आपको पहले बताया था कि सेल वॉल सेल में किस जगह पे बनेगा. ये सेल मान लीजिए, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा या बिल्कुल बीच में होगा या यहाँ पर होगा या फिर इस प्लेन में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा. ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल.
ठीक है। एट द डिसाइडेड प्लेन द फ्रैग्मोप्लास्ट अरेंज देमसेल्फ एंड फॉर्म द प्लेट। देखिए अब क्या होगा कि जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ने डिसाइड किया, जिस प्लेन को माइक्रोट्यूब्यूल ने डिसाइड किया, उस जगह पे क्या होगा, फ्रैग्मोप्लास्ट जा करके अरेंज हो जाएगा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके। फ्रैग्मोप्लास्ट आर द प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट। दिस सेल प्लेट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू मिडिल लैमेला। ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडिल लैमेला सेलुलोज गेट डिपॉजिटेड। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। अब ध्यान सुनिए मेरी बात को। फ्रैग्मोप्लास्ट देखिए, ये छोटी छोटी फ्रैग्मोप्लास्ट की थैली है जो कि एक के ऊपर एक अरेंज होगी ऐसे। अब फिर क्या होगा, सारा फ्रैग्मोप्लास्ट एक दूसरे से फ्यूज़ करेगा तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। देखिए क्या हुआ, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब फिर क्या होगा, सेल प्लेट के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या होगा कि सेलुलोज का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। सेलुलोज आना शुरू हो जाएंगे, फिर सेल फाइनली ऐसे डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। आया समझ में? तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि फ्रैग्मोप्लास्ट जो है वो सेल प्लेट का प्रीकर्सर है, ठीक है। मतलब कि सेल प्लेट जो है वो पहले क्या था, फ्रैग्मोप्लास्ट था। सेल प्लेट पहले क्या था, फ्रैग्मोप्लास्ट था। फ्रैग्मोप्लास्ट फ्यूज किया तब सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ ये, ठीक है। इन प्लांट सेल्स wall formation starts in the center of the cell, grows outward to meet the existing lateral walls। हाँ, तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। प्लांट के सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। देखिए सेल है, फ्रैग्मोप्लास्ट पहले यहाँ पे बना, फिर बाहर की तरफ बढ़ने लगा ऐसे। पहले सेंटर पे बना, देखिए फिर से दिखाता हूँ। फ्रैग्मोप्लास्ट पहले सेंटर पे आया, फिर बाहर की तरफ बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है। इस साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस देखने मिल रहा है प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में क्या हुआ, सेल कंस्ट्रक्शन बना, ये और ये सेल में कंस्ट्रक्शन बना। अब वो कंस्ट्रक्शन सेल के सेंटर की तरफ बढ़ने लगा। कहाँ बढ़ने लगा, सेल की सेंटर की तरफ कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा। मतलब कि सेंट्रीपेटल साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में हुआ, ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रीपेटल साइटोकाइनेसिस और सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर called cell plate that represent the middle lamella between the wall of the adjacent cell। तो वही बात कह रहा है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। क्या ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बताया कि न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। जैसे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट के ऊपर सेलुलोज का डिपोजिशन होने लगेगा और न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द सेल ऑफ द बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। तो जो सेल प्लेट जो है, सेल प्लेट जो है वो मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कि दो सेल के बीच जो सीमेंटिंग लेयर होती है वो होता है मिडिल लैमेला। तो सेल प्लेट मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करता है, सीमेंटिंग लेयर को। यह एनसीईआरटी का पॉइंट था, ठीक है। और बढ़ता आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इन सम ऑर्गेनिज्म karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium, example liquid endosperm in coconut। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कुछ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड किया लेकिन
साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। एक मिनट, थोड़ा मिटा लूँ मैं। हाँ, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लियड कंडीशन अराइजेज लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल जब सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस आ गया। लेकिन क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड किया, अब उस सेल के अंदर 4 5 6 न्यूक्लियस देखने मिल रहे हैं या कई न्यूक्लियस देखने मिल रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद कैरियोकाइनेसिस के पास साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। तो ये जो कंडीशन दिख रहा है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग सिंसिटियम। जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, मतलब कोकोनट जो वाटर जो लोग पीते हैं कोकोनट वाटर, ठीक है, वो कंडीशन कौन से, वो सिंसिटियम है। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नोट करिए कुछ पॉइंट को। टर्म प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों टर्म जो है देने वाले साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर। ठीक है, स्ट्रासबर्गर, ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रासबर्गर ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज टर्म दिया था। द केमिकल विच अफेक्ट माइटोसिस एंड स्टॉप इट आर नोन एज माइटोटिक पॉइजन्स। तो केमिकल जो कि माइटोसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, माइटोसिस को रोक देते हैं, उन केमिकल को कहते हैं हम लोग माइटोटिक पॉइजन। अब वो केमिकल क्या क्या है, वो केमिकल है राइबोन्यूक्लियस, मस्टर्ड गैस और कोल्चिसिन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना ही है, भूलना नहीं है, वो है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक माइटोटिक पॉइजन है जो कि माइटोसिस को रोक देता है। कैसे रोकता है, इट अफेक्ट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के मेटाफेज को अफेक्ट करता है कोल्चिसिन। ठीक है, इससे माइटोसिस का प्रोसेस रुक जाता है। राइबोन्यूक्लियस इनहिबिट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, राइबोन्यूक्लियस केमिकल क्या करता है, वो प्रोफेज को, माइटोसिस के प्रोफेज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, डिस्टर्ब कर देता है। मस्टर्ड गैस जो है इट काउज फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम। मस्टर्ड गैस माइटोसिस को कैसे रोकता है, मस्टर्ड गैस जो है वो फ्रेगमेंटेशन कर देता है क्रोमोसोम का, मतलब क्रोमोसोम को टुकड़ों में तोड़ देता है, तो माइटोसिस रुक जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोल्चिसिन की तरफ। कोल्चिसिन कैसे रोकता है माइटोसिस को, कोल्चिसिन ब्रेक्स द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus सो इट प्रिवेंट द क्रोमोसोमल सेपरेशन। तो कोल्चिसिन क्या करता है, न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus जो है उसी को ब्रेक कर देता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो रहता है, यहाँ पर काइनेटोकोर, यहाँ पर काइनेटोकोर, उससे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर जो कि क्रोमोसोम को इस तरफ और इस तरफ क्या करता है, पुल करता है, खींचता है, तो क्रोमोसोम 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं। लेकिन कोल्चिसिन क्या करेगा, ये जो स्पिंडल फाइबर इसी को तोड़ देगा, इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो क्या होगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाएगा तो माइटोसिस प्रोसेस रुक जाएगी। दिस ब्रिंग्स इंडो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, पॉलीप्लॉइडी। तो इससे क्या होगा, सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल रह जाएगा। एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर क्या हुआ था, डबल हो गया था, सॉरी क्रोमोसोम का नंबर नहीं, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो गया था। एस फेज में क्रोमोसोम का जो अमाउंट डबल हुआ था, ठीक है, वो डबल का डबल ही रहेगा। ठीक है, पॉलीपोलैरिटी की कंडीशन देखने मिल सकती है हम लोग को, मतलब कि मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने मिलेगी। एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, सही साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कोल्चिसिन स्पिंडल apparatus को ब्रेक डाउन कर दिया था।
द माइटोसिस अफेक्ट बाय कोल्चिसिन नोन एज माइटोसिस सी। तो माइटोसिस जो कि कोल्चिसिन की वजह से अफेक्टेड है, उस माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस सी। ठीक है। कोल्चिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ कोल्चिकम ल्यूटियम प्लांट। तो कोल्चिसिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कोल्चिसिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है कोल्चिकम ल्यूटियम प्लांट के सीड से, बीज से, जो कि लिलिएसी फैमिली का है। द नॉर्मल सोमैटिक सेल डज नॉट लिव्स फॉर एवर आफ्टर अंडरगोइंग ए सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ डिवीजन they die. This limit is called Hayflick limit. In cancer cell the Hayflick limit not observed, so these cells are naturally immortal. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है Hayflick limit क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। एक जो सेल नॉर्मल है, ठीक है, उस सेल के अंदर प्रोग्रामिंग होती है कि वो सेल 5 बार 6 बार 10 बार या 12 बार डिवाइड करेगी फिर मर जाएगी। इस डिवीज़न के लिमिट को बोलते हैं हम लोग हेफलिक लिमिट। जैसे कि किसी सेल की हेफलिक लिमिट 5 होती है, मतलब कि वो सेल 5 बार डिवाइड करेगी फिर मर जाएगी। किसी सेल की अगर हेफलिक लिमिट 20 है, वो सेल 20 बार डिवाइड करेगी मर जाएगी। ठीक है, ये होती है हेफलिक लिमिट। हेफलिक लिमिट मतलब कि एक सेल कितने बार डिवाइड करेगी। ठीक है, तो कैंसर सेल में क्या होता है? कैंसर सेल में ये हेफलिक लिमिट जो होता है देखने ही नहीं मिलता है। मतलब सेल का जो ब्रेक है डिवीज़न के ऊपर, सेल का जो कंट्रोल है कि वो सेल कितने बार डिवाइड करेगी, वो कंट्रोल सेल का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब हेफलिक लिमिट ख़त्म हो गई तो सेल जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती है और नेचुरली वो सेल इमॉर्टल हो जाती है। इमॉर्टल मतलब अमर हो जाती है। नेचुरली इमॉर्टल है क्या मतलब वो सेल तब तक अमर है जब तक उसको कोई और दूसरी सेल आके नहीं मारती। ठीक है, या उस सेल को कोई नुकसान पहुंचा के नहीं मारा जाता, तब तक वो सेल डिवाइड करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। उसको बोलते हैं नेचुरली इमॉर्टल। ठीक है, अब मियोसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बाकी मियोसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो मियोसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मियोसिस का Meiosis is a special type of division in which the chromosome duplicate once but the cell divides twice. Meiosis में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन जो होता है वो एक बार होता है। ठीक है, Meiosis में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन एक बार होता है, लेकिन सेल 2 बार डिवाइड करती है। सेल 2 बार डिवाइड करती है। जैसे एक सेल है, एक बार डिवाइड किए 2 सेल आई, फिर ये दोनों सेल फिर डिवाइड करेगी, फिर 2 सेल इधर आएगी, 2 सेल इधर आएगी। टोटल कितना हुआ? 4 सेल हुआ। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन एक बार होता है, लेकिन सेल 2 बार डिवाइड करता है। सो 1 पेरेंटल सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल each having half the chromosome number and DNA amount than the normal parental cell। तो क्या होगा जब मियोसिस होता है तो एक पेरेंटल सेल जो है 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और हर एक डॉटर सेल में, चारों डॉटर सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलता है। पेरेंट सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल आएगी 4, 1 2 3 4। तो चारों में क्रोमोसोम नंबर हाफ मिलेगा, हम लोग को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, मतलब पेरेंटल सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेगा। इसीलिए मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो डॉटर सेल में हाफ हो जाता है पेरेंटल सेल का। Meiosis is found in a special type of cells known as myocytes, mother cell। तो मियोसिस जो होती है इस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल में होती है। जिस सेल में होती है मियोसिस, उस सेल को बोलते हैं हम लोग मियोसाइट्स या कहते हैं मदर सेल। ठीक है, मियोसिस कहाँ कहाँ देखने में मिलता है उसकी बात करें यहाँ हम लोग। जर्म सेल में मियोसिस देखने में मिलता है। जर्म सेल जैसे कि स्पर्मेटोसाइट जर्म सेल है, स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर 12 होता है।
जो स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब उसमें क्रोमोसोम नंबर n देखने मिलता है, आधा हो गया। उसी तरह oocyte में मियोसिस होता है, क्रोमोसोम नंबर oocyte में 2n था, ओवम प्रोड्यूस हुआ था, क्रोमोसोम नंबर n हो गया, हाफ हो गया। ठीक है। स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जैसे कि MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल, ये दोनों स्पोर मदर सेल है, इन दोनों में भी मियोसिस देखने मिलता है। फिर जाइगोस्पोर ऑफ अलगी एंड फंजाई, अलगी और फंजाई के जाइगोस्पोर में भी मियोसिस देखने मिलता है। ठीक है। मियोसिस वाज फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वॉन मेंडेल, मियोसिस को फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था वॉन मेंडेल ने। मतलब क्या डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब क्या कि मियोसिस जैसी कोई चीज़ होती है, ये बात बताई थी वॉन मेंडेल नाम के साइंटिस्ट ने कि मियोसिस जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन मियोसिस असल में होता क्या है वो डिस्क्राइब किया था विनी वाटर ने, मियोसिस होता क्या है। ठीक है। मियोसिस को डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम विनी वाटर ने। ठीक है। टर्म मियोसिस, मियोसिस टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे फार्मर एंड मूरे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फार्मर एंड मूरे ने दिया था टर्म मियोसिस। तो मियोसिस 3 तरह का हो सकता है, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गेमेटिक मियोसिस। तो ये सब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। तो जाइए आप विज़िट करिए मेरे टेलीग्राम पे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड, मतलब लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और स्क्रीन पे लिंक दिख रहा है, टाइप कर सकते हो टाइप कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे ज़ारफ लिखिएगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।